नमस्कार। रंगमंच की रुपहली दुनिया में मंच पर जो रंग बिखेरे जाते हैं उसके पीछे कई कई दिनों महीनों की मेहनत रहती है। रंगकर्मी इसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उसका परिणाम प्रस्तुति के बाद सभागार से जो तालियों की गूंज सुनाई देती है उसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कलाकारों के चेहरों पर जो भाव उमड़ते हैं वह सहज ही वह सब कुछ बयान करते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने निरंतर कई प्रस्तुतियों के माध्यम से वह तालियों की गूंज सुनी है। बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आपका एक्सपेक्टेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया थिएटर के बारे में इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं दर्शकों के साथ ये बात साझी करना चाहूँगा कि इन्होंने हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में जाकर अभिनय के झंडे गाड़े हैं गालिब के माध्यम से। ये सर, जम्मू से मुझे लगता है पहला ऐसा नाटक रहा होगा जो बुक माई शो पे जाके बुक हुआ। हाँ सर, ये एक अपने हमारे जम्मू थिएटर के लिए, और स्पेशली क्योंकि जितने भी इसमें टीम में इन्वॉल्व लोग थे जी। वो लोकल्स थे। जैसे राइटर था वो रोहित वर्मा था, डायरेक्टर जो है वो अभिषेक भारती जी हैं, और मैं खुद एक्टर हूँ। हमारी म्यूजिकल टीम जो सारी जो है वो जम्मू की है। तो फिर ये हमारी लोकल टीम, और फिर हमने गालिब पे नाटक दिल्ली में नाटक किया, और गालिब जैसे कि हैं भी दिल्ली के रहने वाले हैं, और दिल्ली में थिएटर का कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। तो ऐसे में कितना टफ हो जाता है कि श्री राम सेंटर में जाकर गढ़ में जाकर नाटक करना। सर, नाटक करना उसको तो टफ हमेशा ही से ही टफ रहता है, क्योंकि आपको उसकी प्रिपरेशन जो होती है, और फिर यहाँ से आप टीम ले जाके दिल्ली में नाटक खेलते हैं, और दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी नाटक खेले जा रहे हैं। तो वैसी जगह पे जाके नाटक करना वो मुश्किल है, बट एक अच्छा प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है जो इंटरेस्टिंग भी है। मुश्किल के साथ साथ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक बड़ी बात पता क्या है बलविंदर जी, जब यहाँ पे नाटक होता है तो प्रेस रिलीज जो लिखी जाती है वो खुद ही लिखी जाती है, लेकिन जब दिल्ली में हम नाटक करते हैं तो वहाँ पे क्रिटिक बैठे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। जो भी आपकी प्रेस रिलीज जाती है प्रेस में वो आप नहीं लिखते, थिएटर ग्रुप नहीं लिखा करता, वो क्रिटिक लिखते हैं, जिसमें कि नाटक को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद आपको, पूरी टीम को। तो थिएटर के प्रति आपका जो पैशन है उसके पीछे कौन सी इंस्पिरेशन रही है? सर, थिएटर मैं कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था करना। अच्छा। मैं नटरंग, यहाँ पे हमारा एक फेमस थिएटर ग्रुप है, वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे कई नाटक होते रहे, मैं उन नाटकों के साथ जुड़ता रहा। जैसे मोतीलाल केमू सर थे, वो पद्मश्री थे, फिर उनके मैंने एक दो नाटक किए। फिर रवि केमू सर थे, उनके नाटक किए। फिर हमारे रीजनल जितने भी हमारे प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स थे, तो उनके साथ मिलके मैंने अपनी जर्नी को, मतलब आई टुक इट फॉरवर्ड। तो फिर करते करते सर अभी तक कर ही रहे हैं। आपकी स्कूलिंग ज़्यादातर उधमपुर में हुई? हाँ, स्कूलिंग मेरी सर आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर से हुई है। तो उधमपुर में एक्सपोजर नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी उधमपुर में पढ़ा हूँ। तो फिर वो जो बचपन में ऐसी कौन सी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट थी जिसने आपको प्रेरित किया नाटक करने के लिए जब आप जम्मू में आए? सर, जब वो उधमपुर का तो आपको मालूम ही है कि वहाँ पे एक्सपोजर, एजुकेशन के लेवल पे अच्छा एक्सपोजर था। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टेज, IAS, KAS, इंजीनियरिंग, उसके लेवल पे अच्छा एक्सपोजर, बट आर्ट के फील्ड में वहाँ पे इतना एक्सपोजर होगा, बट हमें उस लेवल पे एक्सपोजर नहीं मिला कि राइटिंग की फील्ड पे या एक्टिंग की फील्ड पे या म्यूज़िक की फील्ड में। हमें पर्सनली वी डिडंट एबल टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। बट कॉलेज में आके जैसे हम जम्मू में आए, तो जम्मू में मुझे लगता है कि बहुत, मतलब पोटेंशियल। हाँ, बहुत, मुझे आई पर्सनली फील कि जम्मू में सीखने के लिए आपके पास बहुत अच्छा आपके पास साधन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत गुणी लोग हैं। लिटरेरी फील्ड में हो, चाहे एक्टिंग की फील्ड में हो, चाहे म्यूज़िक की फील्ड में हो, जैसे आप खुद एक राइटर हैं, तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए जम्मू इज अ परफेक्ट प्लेस, मुझे लगता है, एज अ ग्रो करने के लिए। इफ़ यू वांट टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट इन एनी फील्ड, जैसे इफ आई टॉक अबाउट एक्शन एक्टर का बात करूँगा, तो आपको काफ़ी गुणी लोग मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी जर्नी, जैसे आपने खुद कहा कि आपने नटरंग से शुरुआत की। हाँ जी, हाँ जी। तो नटरंग के बलवंत ठाकुर जी हैं, उनको तो पद्मश्री भी मिला, पद्मश्री मिला हुआ है। मोतीलाल केमू सर थे, उनको भी पद्मश्री। बलवंत ठाकुर सर को जब हमने ज्वाइन किया था तो पद्म सर के, बल ठाकुर सर के काफ़ी नाटक थे जो इंटरनेशनली जा रहे थे। तो जब एक नाटक घुमाई नाटक था, तो आप उसको देख के ही, उसके प्रोसेस को देख के, उसकी इंटेंसिटी को देख के
आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते थे कि जैसे प्रोडक्शन मेकिंग जिसे कहा जाता हाँ है जी, कि हाँ जी। कैसे एक थिएटर का प्ले इवॉल्व होता हाँ जी, है हाँ जी। थ्रू रिहर्सल्स, हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि जैसे आप कभी भी जैसे आप राइटर हैं तो हम कभी किसी दूसरे कितनी इंटेंसिटी से वो काम करता है तो देन वी अंडरस्टैंड कि कितना सीरियस काम है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एक टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट। आपको लगता है कि जम्मू में जो भी रंगमंच हो रहा है वो प्रोफेशनल रंगमंच है? सर अभी प्रोफेशनल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इन्वॉल्वमेंट जो प्रोफेशनली, अदरवाइज उसी लिहाज से देखा जाए कि फाइनेंशियल एंगल से तो जम्मू में तो टिकट बेस पे नाटक करना बहुत टफ है, लेकिन जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो प्रोफेशनल रहनी चाहिए। सर जम्मू में अभी तक हम जो रंगमंच को प्रोफेशनल नहीं कर पाए हैं और आगे करना भी उसको एक बहुत मुश्किल एक वो रहेगा। तो बट ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि मतलब स्कोप है। जैसे जैसे यहाँ पे जब भारंगम हुआ था इंटरनेशनल थिएटर ओलंपियाड, तो जम्मू में ही इतने लोग आए थे कि आपकी ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी बैठने के लोगों के लिए। तो देर इज़ अ स्कोप, बट अभी अब हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ को हम अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है कि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हम नाटक जो है करने में बहुत मेहनत करते हैं, बट हम उसकी एडवर्टीजमेंट में हम उतनी हम क्या करते हैं कि नाटक करते हैं एनुअल ड्रामा फेस्टिवल के लिए, फिर भूल जाते हैं। हाँ, फिर भूल जाते हैं। एक नाटक को जब तैयार किया जाता है उसे रेगुलर करना भी चाहिए। जैसे बलवंत ठाकुर जी के जो भी नाटक हैं लगातार हुए, जैसे आपने रिसेंटली जो गालिब किया, गालिब इन क्वारंटाइन से स्टार्ट हुआ था वो सफ़र। हाँ जी, हाँ जी। तो जो दो ढाई साल पहले मेरे ख्याल में वो सफ़र स्टार्ट हुआ, तो उसके रेगुलर आपके कितने ही शोज़ हुए और हर शो के बाद आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और इस काबिल हुए कि आपने दिल्ली में जाकर, जिसे गढ़ कहा जाता है थिएटर का, वहाँ पे जाकर ये सही आपने सही कि नाटक जो है सर वो जो लाइव परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस के साथ ग्रो करेगी। बिल्कुल, मतलब आपका जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस है इट्स लाइक अ मेजर रिहर्सल। हम कहते थे हाँ रिपीट परफॉर्मेंस होती नहीं है, हर परफॉर्मेंस में कुछ नया उभर कर सामने आता है। उभर के आपको वो जितनी बार आप उसको करेंगे, जितनी बार अगर आप जैसे हमने गालिब पे ये हमारी 27-28 परफॉर्मेंस थी, तो बट एवरी थिएटर ग्रोज विद परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जैसे जितनी बार आप उसको करेंगे, जितनी बार आप उसको करेंगे तो वो नाटक उतना अच्छा होगा, उतने उसका स्तर जो है ज़्यादातर आपने नाटक जैसे शुरुआत आपने जाहिर है डोगरी से की होगी नटरंग के साथ, उसके बाद हिंदी नाटक किए, तो गालिब में ठेठ शुद्ध उच्चारण उर्दू का कितना मुश्किल है सही इसमें निभाना। हाँ, इसमें क्या होता है कि एज एन एक्टर मेरा हमेशा तो एक अप्रोच रहती है कि जब मैं कोई एक प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं कि कुछ महीनों में किया जाए, वो आई टेक टाइम फॉर दैट प्रोजेक्ट। पहले स्क्रिप्ट पे पूरा हाँ, तो कि स्क्रिप्ट पे काम किया जाता है, फिर उस प्रोजेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, फिर उस भाषा पे काम होता है। तो ऑब्वियसली आप जिस भी जैसे आप इसकी बात करें तो उर्दू, अब हम हिंदी बोलते हैं तो उर्दू के लिए आपको डिक्शन उसका अलग है, उसको बोलने का तरीका। और गालिब को परफॉर्म करना है ऊपर से गालिब को करना, और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब आपने दिल्ली में परफॉर्म किया, दिल्ली में तो उनका जन्म हुआ है। हाँ, उनका जन्म, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो सकता था वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। काफ़ी स्टार्टिंग में हमारा हुआ है क्रिटिसिज्म, हमारी कुछ जो स्टार्टिंग की परफॉर्मेंसेस थी जम्मू में जो रही, जम्मू में रही, श्रीनगर में भी रही, या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते हैं या उर्दू उनका अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में हमारी कुछ परफॉर्मेंसेस में आलोचना भी हुई है, तो आलोचना होनी भी चाहिए। हाँ, अगर वो हमें नहीं बताते तो हम शायद उस पर्टिकुलर चीज़ को सीख नहीं पाते, हमें पता नहीं चलता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो दिल्ली में गालिब के घर में जाके भी आलोचना सहनी पड़ती वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ जाने तक हमारी जो होमवर्क था वो काफ़ी हो गया, अच्छा हो चुका था, मतलब और बेटर भी हो सकता है, हमारे को आने वाले टाइम पे और शोज़ हैं वहाँ पे, बट ये कि तब वहाँ जाने तक हम काफ़ी गलतियों पे काम कर चुके थे। बेसिक गलतियों पे काम कर चुके थे, तो वैसा हमें रिजल्ट्स भी हमारे पास। बात गालिब की हो रही है और गालिब के जो भी उन्होंने शेर लिखे, गज़लें लिखी, अगर वो आप दोहरा पाएँ तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ सर, अगर कुछ याद आ रहा हो तो उसकी इनकी फेमस काफ़ी गज़लें तो मुझे उनकी काफ़ी शायरी पोइट्री याद है। जैसे एक दो सुनाता हूँ मैं, तो जिसकी पहली जो हमारे जो नाटक स्टार्ट होता है वो उनकी सबसे फेमस और इंट्रोडक्टरी जो है, उसमें आता है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, बस की हूँ गाले बसीरी में भी आतिश ज़ेर पा,
मोए आतिश दीदा है हल्का मेरी ज़ंजीर का। हाँ, और उनके बड़ा फेमस था वो, शराब को लेके। हाँ एक था कि वो होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, बिल्कुल, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना न जाने, जाने। शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत। बदनाम बहुत है, बदनाम जिसके लिए था मुझे लगता है दर्शक वो जानते हैं अच्छी तरह से। किसी भी करैक्टर को निभाने के लिए करैक्टर में डूबना पड़ता है। वैसे मैं ऐसे मजाक के लिए पूछ रहा हूँ कि गालिब को पकड़ने के लिए, उसकी नस पकड़ने के लिए, रग पकड़ने के लिए वो सहारे भी लिए गए। जैसे उनको उनको आप देखो, आप जैसे जैसे आप परफॉर्म, हाँ, मैंने जैसे आपके परफॉर्मेंस देखी नहीं वहाँ पे, तो कुछ जैसे आप बैकड्रॉप में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, वो सीन्स वगैरह क्रिएट करने के उनको महसूस करना पड़ता है। हाँ, जैसे जैसे आप भी खुद भी आर्टिस्ट हैं, आप तो वहाँ काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं, आपको पता है कोई भी आपको सीरियस, आपको थोड़ा सा उसको सीरियसली करना पड़ेगा। पड़ता है। तो मुझे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को करने के लिए लिटरेचर को बहुत देखना पड़ा कि स्टार्टिंग में जितना अवेलेबल लिटरेचर था मिर्ज़ा गालिब का, जैसे मेरे पास कुछ आए थे लिटरेचर, कुछ 5-6 बुक्स आई थी इनकी, और तो वो मैं उनको पढ़ता रहता था। फिर रेखता से मैंने बहुत हेल्प ली, आजकल रेखता ऐप भी आ गई हुई है, तो उनसे मैं उनकी पोइट्रीज पढ़ता रहता था। फिर कुछ जो हमारे पुराने टाइम में जो फेमस जो गज़ल गाते हैं या पढ़ते हैं, जो शायर हैं, जो वो पढ़ते हैं वो किस अंदाज में पढ़ते हैं, तो वो सीखने की कोशिश की। तो मतलब काम उस पर धीरे धीरे काफ़ी उसमें। पीरियडिक ड्रामा करना बहुत मुश्किल है। पीरियडिक ड्रामा ही कहेंगे इसको ना। हाँ हाँ सर, गालिब को दोबारा स्टेज पे जीवित करना। हाँ, ये थोड़ा एब्सर्डिटी में आता था, मतलब मिर्ज़ा गालिब को लाना, कंटेम्प्रोराइज करना उसको, तो वो बहुत, हाँ स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा था हो जाएगा, बट जब हम एक बार करना शुरू हुए तो फिर हमें पता जब चला आपको पता जम्मू में करना है तो हो जाएगा लेकिन नहीं, धीरे स्टार्टिंग में लगा हो जाएगा, बट जैसे जैसे हम करते रहे फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो टफ, ये तो बहुत इट्स वेरी वेरी कैनवस उसका बहुत बड़ा कैनवस है गालिब का, बहुत टफ जॉब है कि समझना, उनको करना, इतने बड़े शायर को, वो बहुत अपने आप में बहुत एक कन्फ्लिक्ट रहता है। जो इंटेंस एक्टर होता है और ख़ासकर जो एक्टर स्क्रिप्ट पे काम करता है, और हर एक्टर को स्क्रिप्ट पे काम करना भी चाहिए, कन्फ्लिक्ट हो जाता है डायरेक्टर से। अब मैं तो अभिषेक भारती को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अभिषेक भारती के बारे में बता दूँ कि जिन दिनों वह पार्टिसिपेट किया करते थे एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में, तो लगातार 6 बार उन्होंने, मुझे लगता है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निकाला। तब कोई टिक पाता नहीं था उनके आगे, ये कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगी। और लगातार उन्होंने जो नाटक किए, और विशेषकर जो नाटक अभी आपने गालिब करके आए दिल्ली जैसे शहर में, तो जहाँ पे आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है और पेड नाटक है वहाँ पे, पेड नाटक, तो वो कन्फ्लिक्ट रहता है। अगर आपने स्क्रिप्ट पे काम खुद किया है तो आपको लगता है कि मैं गालिब को इस तरह से बेहतर निभा सकता हूँ, नहीं से वो तो डायरेक्टर का जो इनपुट रहता है। मेरे साथ मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी जो कन्फ्रंटेशन बहुत होती है, उसी से नाटक उभरता भी है। हाँ, उसी से नाटक, मुझे लगता है कैरेक्टर भी उभरता है, किरदार भी उभरता है। हाँ, एक बहुत मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी आर्ट, कि दे शुड बी डिस्कशंस ऑन दैट, क्रिएटिव डिस्कशंस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर। हमारी मेरी अभिषेक भाई की तो एक उसमें हमारे नाटक में एक सीन है जिसमें मतलब वो नाटक बहुत उसमें गूज़बम्स आते हैं ऑडियंस को, मतलब वो नाटक वहाँ क्लाइमेक्स तक बीच में, हाँ, एक पीक में टच करता है। तो हमारी बड़ी बार उनके साथ डिस्कशन होती थी, वो कहते थे इस पोर्शन को इस स्तर पर करना है या नहीं करना है, तो मैं उनको कहता था कि ये तो वो एक हमेशा एक डिबेट रहती है कि एक एक्टर और डायरेक्टर बाद में आपको, बट दैट एट द एंड ऑफ द डे दैट डिबेट जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट वेरी वेरी, हाँ, वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि डिस्कशंस के बिना आप हर बंदे को आपको सुनना है, फिर आपको हर बंदा उस राइटर होगा या डायरेक्टर होगा या एक्टर होगा, वो देन दे विल गिव यू देयर फीडबैक्स। अगर स्क्रिप्ट नहीं है, अगर नई स्क्रिप्ट है, तो वो उन फीडबैक से जो चीज़ है वो और ज़्यादा, तो खासकर जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आपने गालिब किया तो गालिब डिमांड से रिसर्च, ये सब बहुत कोई भी कैरेक्टर आप करेंगे, जैसे मिर्ज़ा गालिब है, आप जब भी किसी भी कैरेक्टर को करना करेंगे तो उसके लिए आपको, हाँ, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि किस पीरियड का वो ड्रामा कैरेक्टर है, उसकी क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका वो क्या सोचता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बुलिंदर जी, मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे आपने गालिब किया, उससे पहले आपने कैप्टन तुषार महाजन पे जो फिल्म की, जैसे हमारे विक्की कौशल जी है ना, ज़्यादातर वो करते हैं बायोपिक्स, है ना, तो कितना टफ होता है उसमें, क्योंकि जब आपने कैप्टन तुषार जी पे जो शहीद हुए थे उन पे फिल्म की, उन दिनों ही मुझे लगता है कि उड़ी वगैरह मूवी भी आई थी, तो लोगों का जो इम्प्रेशन था लोगों पे
जो एक माइंड सेट रहता है कि वैसी परफॉर्मेंस रहेगी, और आपने कमाल परफॉर्मेंस दी। वो वीडियो फिल्म थी वो ना, डॉक्यू ड्रामा था। कैसा एक्सपीरियंस आप समझते हैं, क्योंकि उसमें भी रिसर्च तो रही होगी कि मूवमेंट्स वगैरह। उसमें सर यही था कि एक तो उनका ट्रेनिंग सीन था। ट्रेनिंग सीन तो चलो फिजिकली हम लोग उन चीज़ उसको निभाना, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनिंग कर चुका हूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट जो उनके घर के सीन थे, जो इमोशनल सीन्स थे, जो पेरेंट्स के साथ कन्वर्जेशंस थी या फ्रेंड्स के साथ कन्वर्जेशन, दिमाग में कभी आया विक्की कौशल उड़ी? नहीं वैसा मेरे दिमाग में से वैसे आई एम नेवर अ स्टार ड्रिवन पर्सन। मैं कभी भी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होता उससे करना चाहिए, उससे फिर आदमी अपना इनपुट नहीं दे पाता। और मैं कभी मतलब मुझे नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि रिपीटेडली वो चीज़ें देखनी चाहिए जिन पे आप आधारित फिर बाद में जाके कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हो। स्टार इन्फ्लुएंस से आप ग्रो नहीं कर पाओगे, अपना रास्ता खुद बनाना है इसमें। बिल्कुल। तो पर जो उनके घर के सीन्स थे वो मुश्किल थे, फ्रेंड्स के साथ जो सीन थे, तो वो आपको थोड़ा सा जब इमोशंस जो है परफॉर्मेंस बिफोर कैमरा करना भी बहुत टफ हो जाता है। वो इमोशंस के साथ आपको करना है, उस अप्रोच आपकी उतनी, फिर आपको खुद भी लगता है कि जो आप कर रहे हो फिर वो जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे पहले तो एक डायलॉग था उनका, तो मुझे लगता था शायद वो राइटर ने लिखा हुआ, बट वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ अच्छा वो मैंने कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने खुद लिखा है। जिसमें वो बोलते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं इनकी देशभक्ति सिर्फ तारीखों पे जागती है। तो पहले वो थॉट कि यार ये शायद मे बी इट्स रिटन बाय अ राइटर, बट देन आई रियलाइज्ड कि वो तुषार महाजन जो हमारे शहीद हैं उन्होंने खुद बोला था ये, और इस एज में एक 24-25 साल का लड़का ये बोल रहा है कि इतनी देशभक्ति, तो वो हमारे लोकल ही इज़ भगत सिंह, तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो और ऐसे हमारे मिलनी भी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए इन लोगों पे। हम अपने हीरोज हमें वहाँ हम और जगह से ढूंढते हैं, हम अपने हीरोज जो हैं उनको हम उस लेवल पे प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। वही मैं कहना चाहता था, जैसे अब आप कोई भी नाटक करते हैं उसके लिए अगर आप बाहर की स्क्रिप्ट उठाते हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती, और आपने जो भी नाटक किए, जैसे नटरंग के साथ किए या बाकी डायरेक्टर्स के साथ किए या अभिषेक के साथ भी जो भी नाटक किए, अभिषेक ने भी जो भी नाटक किए ज़्यादातर अपनी ही बैकग्राउंड से किए, डोगरी भाषा में किए, जिसमें कि इनपुट रहता था लोकल फ्लेवर का, परिवेश वही रहता था, तो साथ में जो फोक एलिमेंट है वो भी रहता था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं वो इंस्पिरेशन देते हैं लोकल्स को, तो उन पे भी काम होना चाहिए। हमें अपना वी नीड टू प्रमोट आर अपना हमें अपने चीज़ों को, हमें वहीं से आर्ट वहीं से है, मतलब मुझे लगता है कि वहीं पे जो चीज़ें हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट वी नीड टू फाइंड जो है चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जैसे हमारे हम लोकल हीरोज़ हम कहते हैं, लोकल राइटर्स होते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं बाहर लोकल म्यूजिशियंस हैं, ये बहुत अच्छे स्तर का काम करते हैं। आई एम वेरी 100% श्योर कि अगर हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स है, वी इन जम्मू एंड स्पेशली जम्मू की बात कर रहा हूँ, वी हैव वेरी वेरी गुड राइटर्स, वी हैव वेरी गुड म्यूजिशियंस, वेरी गुड डायरेक्टर्स एंड वेरी फाइन एक्टर्स, कैमरामैन हमारे पास बहुत अच्छे हैं, बट हम क्या है कि हम उन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज नहीं कर पाए, और आने वाले टाइम पे हम उनको करेंगे, ऐसा नहीं है। वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, बट ये कि अभी वो हम उस प्रोसेस में हैं। हमारे पास रिसोर्स बहुत अच्छा है। जैसे हम कहते हैं कि साउथ का सिनेमा कहते हैं, या साउथ का थिएटर, या मुंबई का, बंगाल का कहते हैं, वी हैव द इक्विवेलेंट, वो पोटेंशियल है हमारे पास। हम मतलब ऐसे नहीं कि एक्सपोजर भी है, लोग पीपल नो दैट, पीपल अंडरस्टैंड। तो बट ये कि हम उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसको एक दिशा देनी पड़ेगी। जो डायरेक्टर्स हैं बेसिकली उनको डायरेक्शन में वो चीज़ लानी पड़ेगी, दिशा देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्शंस को। और लोगों को बस ये करना है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम जहाँ तक हमारे उसमें कि हमारे जम्मू में ही हम लोग हैं कि हम थोड़े से ना शाय टाइप के लोग हैं, लिमिटेड रहते हैं, दायरा थोड़ा सा लिमिटेड है, शाय हैं। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, हमें लोगों तक कैश करना भी आना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे मैं नाटक कर रहा हूँ तो मैं आपके पास जाऊंगा, आपको बोलूंगा कि नाटक है, तो आप तभी आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा नाटक है। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे एनुअल ड्रामा फेस्टिवल जब भी होता है तो अंदर जो टीम परफॉर्मेंस कर रही होती है तो उसका क्रिटिसिज्म जो बाहर बैठे होते हैं वो कर रहे होते हैं विदाउट वाचिंग दैट प्रोडक्शन इवन। तो वो ट्रेंड भी खत्म होना चाहिए कि कम से कम पहले नाटक देख तो लो। वो ट्रेंड से खत्म होगा जब आप उनसे टिकट लोगे। जब लोग देखो आप उनसे 10 रुपये लो, 50 रुपये लो, बट व्हेन यू स्टार्ट चार्जिंग फॉर योर प्रोडक्शन, बिल्कुल तब उनका देखने का नज़रिया जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि
हम फ्री में दिखा रहे हैं, मतलब आप अपने advertise करते सालों हैं की कि मेहनत, free entry सालों है। की मेहनत है वो आप उनको फ्री में दिखा रहे हैं। अब जो फ्री में देखने आता है या जो पैसे देखने आता है, उसमें डिफरेंस है। उसमें आपका एक ओपिनियन डिफरेंस हो जाता है। वो आपको थोड़ा सीरियसली, आपके काम को सीरियसली लेगा। तो वो कल्चर लाने की, जैसे ड्रामा भी अगर कर रहे हैं, अगर जैसे देखो भारंगम है, भारत रंग महोत्सव, जब भारत रंग महोत्सव दिल्ली में होता है तो वो फ्री में नहीं दिखाते हैं, बड़ी जगहों पे टिकटेड होते हैं वो, फिर भी टिकट। अभी तो आपने भी तो पेड नाटक ही किया वहाँ पे, टिकट्स पे किया अभी ना। और टिकट पे आपकी ऑडियंस बहुत सीरियस ऑडियंस, यू गेट अ वेरी, वही आएगी जिसको देखना है, और वो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी ऑडियंस आएगी, एंड दे नो हाउ टू अप्रिशिएट एंड हाउ टू क्रिटिसाइज अ परफॉर्मेंस। तो तभी तो कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके पास थिएटर की कैपेसिटी 800 की भी है तो 800 भरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भीड़ नहीं लानी है, आपका 100 भी आदमी देख रहा है जो थिएटर समझता हो, थिएटर समझता है तो सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। वैसे ही ग्रो करेंगे ना, ग्रो करेंगे आप। वर्ड ऑफ माउथ नाटक का चलता है, जैसे स्टार्टिंग में अगर आपके नाटक में 100 लोग आ रहे हैं, दे टॉक, दे आर डूइंग समथिंग गुड, तो वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में वो बढ़ जाएंगे वो लोग। तो लेकिन ये बात कहने वाली है कि क्योंकि जब भी नटरंग का नाटक होता है या अभिषेक भारती के साथ जो आपने नाटक किए हैं तो हॉल पैक ही रहा। वो फिर उनका जो उनकी मार्केटिंग भी इज वेरी गुड, बिल्कुल, प्रोडक्शन तो उनकी है ही है, प्रोडक्शन उनकी नो डाउट दे आर डूइंग, दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क उस प्रोडक्शन के लिए। बट उनका क्या कहते हैं कि अब जैसे अब ठाकुर सर की बात करेंगे तो ठाकुर सर का एक एक्सपेक्टेशन लेवल है उनका कि बोलना होगा, अच्छा ही होगा, बोलते जब भी हैं, ऑडियंस को बुलाते हैं, जैसे उस स्तर पे पहुंचने के बाद भी वो फिर भी आम आदमी को बोलेंगे कि आप मेरा नाटक देखने आओ। हम्बल अप्रोच रहनी चाहिए, हम्बल अप्रोच रहनी चाहिए। बाकी बड़े लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत कर लेंगे, बट वो एहसान कर देते हैं कि ऑडियंस को बुलाएंगे नहीं ना, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया में आप अपना नाटक डाल सकते हैं, और देयर आर लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स राइट नाउ अवेलेबल फॉर। कितना ज़रूरी है एक्टर को फिजिकली फिट रहना? मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत फिटनेस फ्रीक यहाँ बहुत ज़्यादा, तो वीडियोज़ वगैरह जो डालते रहते हैं रेगुलर जिम में जाके, तो कितना ज़रूरी है एक एक्टर को फिट रहना कोई भी परफॉर्मेंस के लिए? एक्टर का ये तो ये टूल है ना, हमारा एक्सप्रेशन हमारी बॉडी ही है, तो वी नीड टू कीप अ टूल एज गुड एज, जैसे वायलिनिस्ट है वो वायलिन प्ले करता है, पियानो चाहिए उसको, तो हमारा जो एक्सप्रेशन का टूल हमारी बॉडी चाहिए। अगर आपकी बॉडी, आप कोई भी करेक्टर आप करोगे तो यू नीड टू बी इन फाइन शेप, आपको एक अच्छा, आपकी बॉडी शुड बी, आप जो सोच रहे हैं, अब हम सोच, जैसे मान लो वॉरियर है, अब हम सोच रहे हैं वॉरियर की तरह, वॉरियर की तरह बॉडी नहीं है आपकी, मूवमेंट स्टेज पे रहनी चाहिए, मूवमेंट वैसा रहना चाहिए। या कोई भी है, आप है जैसे आप 1-1.5 घंटे की आप लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो आप की बॉडी, जब आपकी ब्रीदिंग आपकी उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगी तो आप परफॉर्म उसने कॉन्फिडेंटली। योगा भी करते हैं साथ में? योगा, हाँ सही होगा। ब्रीथिंग की आपने बात की ना? हाँ, ब्रीदिंग योगा से, मेरा वर्कआउट की जर्नी योगा से ही स्टार्ट हुई। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम, अभी जिम में भी जाता हूँ मैं, जिम भी मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है आपकी बॉडी को फिटनेस के तो लिए। वॉइस को जो कहते हैं कि भारी आवाज़, भारी भरकम आवाज़ चाहिए थिएटर की, वो तो बन जाती है, लेकिन थिएटर रेगुलर करने से तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, उसके लिए भी कोई वॉइस बनाने के लिए भी कोई एक्सरसाइज करते हैं आप? सब वॉइस का अब क्या कहते हैं, कुछ एक तो बेसिक भी होता है, एक तो बेसिक आपकी वॉइस होती है, वो क्वालिटी होती है, बट वो जो आप मॉड्यूलेशंस की बात कर रहे हैं वो तो आप सीख सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं, आप अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वही फिर से योग से आ जाएगा। आपकी ब्रीदिंग में आप अपना जैसे कुछ म्यूज़िकल जो म्यूजिशियंस करते हैं, रियाज करते हैं, तो वो रियाज आप कर सकते हैं अपनी वॉइस की स्टेबिलिटी के लिए। और मॉड्यूलेशन फिर आपको सीखना पड़ेगा कि आप यू ब्रिंग मॉड्यूलेशन, हाँ, अप एंड डाउन, तो हाँ थोड़ा होना चाहिए, तो कहाँ पे ऊपर जाना, कहाँ ऊपर जाना है, प्रैक्टिस जाना, ये तो प्रैक्टिस है, तो अभ्यास है। आप लगातार नाटक कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ये चीज़ कभी है कि मैं इसको एक मंच की तरह इस्तेमाल करूं, वेब सीरीज़, फिल्मी दुनिया, उसकी तरफ जंप करूं? हाँ, तो ये मेरा प्रोसेस है, मतलब जो मैं अभी मैं जब कहते हैं ना जैसे मुसाफिर की तरह है, तो वो मुसाफिर, अब सफ़र वही है, अभी लेकिन थिएटर से जुड़ने रहने का भी वो थिएटर तो करते, थिएटर तो आपका वो है ना सर, अभ्यास है। थिएटर इज लाइक जहाँ पे आप फॉर्म में रहोगे। अब बैट्समैन है वो उसको खेलते रहना ना, थिएटर इज टू कीप यू इन फॉर्म, बट धीरे धीरे जैसे आप शिफ्ट करोगे, हाँ, ऑडिशंस आप देते रहे। मैं खुद भी ऑडिशंस जो हैं वो अभी उतने नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम स्टिल वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स,
तो धीरे धीरे आई विल बी शिफ्टिंग टू दैट, ऑडिशंस देते रहेंगे और फिर जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती क्योंकि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे कैप्टन तुषार जी पे जो की डॉक्यू ड्रामा किया, उसके बाद आपने गोजरी फिल्म भी की। गोजरी भी की है सर, ईरुड़िया। कैसे आप शिफ्ट ओवर करते हैं, डोगरी, हिंदी, उर्दू, गोजरी? ईरुड़िया में हाँ वो डोगरी था, उसमें भी उन्होंने हमारे उसमें भी काम किया था हमने, बट उस पर हमने उतना काम नहीं किया था। उसमें सीख रहे थे, वो काफ़ी 3-4 साल 4 साल पुरानी मूवी थी, तो उसमें बाद में हमें करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि और काम हो सकता था, जैसे डिक्शन पे, जैसे हमने उसमें गोजरी बोली हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने आखिरी सारू नाम का एक सीरियल किया हुआ है डीडी कश्मीर के लिए एक सीरियल आया था आखिरी सारू, उसमें मैंने मेन रोल किया था। लेकिन वो इजी रहता है क्योंकि वो स्टेज नहीं, आपको कंटिन्यूटी में नहीं बोलना है, आपने कट टू कट देना है वो। हाँ, एक नहीं डायलॉग बोला उसमें, उसके बाद उसमें भी काम बहुत काम हो सकता था, बट हम हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग थिंग्स। हम कुछ करेंगे फिर देखेंगे, हमें लगेगा नहीं यार ये इस लेवल पे और काम हो सकता है, और काम हो सकता है। तो वो अभी मतलब अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा दिस इज आवर फाइनल वर्क, अल्टीमेट गोल नहीं है ये फाइनल वर्क। अभी हम व्हेनेवर आई डू माय वर्क आई जस्ट इवैल्यूएट माय वर्क। जैसे आपने खुद कहा कि जर्नी है मुसाफिर की तरह, मंजिल दूर है भी नहीं, है ना, साथ में पड़ाव आते जाएंगे, पड़ाव। तो आप उसको उस तरीके से देखो, आप कोई काम कर रहे हैं, पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, फिर और कोई आपका फीडबैक मिलेगा, फिर आपको लगता है हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, देन यू नीड टू लर्न विद टाइम। द पॉइंट इज कि जब तक आप थिएटर की सबसे बड़ी देन मेरे ख्याल यही है, हाँ सीखते रहो आप उसको। और परफेक्शन तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परफेक्शन नाम की चीज़ हम बोलते हैं होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर आपने आदमी इवॉल्व करना ख़त्म कर देता है। फिर परफेक्शन तो ऐसे मिथ है, वो मिथ है। आप जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो विशेषकर जो यंग लाट इस फील्ड में आना चाहता है, थिएटर हो गया, टेलीविज़न हो गया या फिल्म्स हो गई, उनको स्क्रिप्ट पे कितना काम करना चाहिए, कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन कितनी करनी चाहिए और कितना डायरेक्टर पे डिपेंड रहना चाहिए? सर मैं देखो मेरा पर्सनल जो मेरा प्रोसेस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि यू नीड टू रीड अ लॉट। मतलब आपको वो बहुत कमी है, बहुत पढ़ना आपको, क्योंकि मेरा जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें आई ट्राई टू रीड एज मच लिटरेचर एज पॉसिबल। लोगों के अपने अपने हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं जितना मेरे पास टाइम होगा मैं कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा जाए। जैसे एक पर्टिकुलर राइटर है, उस राइटर ने क्या क्या लिखा हुआ, उसके इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। या जो नाटक है, वो नाटक किस पीरियड में हो रहा है। जैसे मान लो कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे नाटक कर रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द के जो इंसिडेंट्स हैं वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। फिर उसमें किस एरिया में जो नाटक हो रहा है, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं वो हाँ वो आपको तैयार, आपको पता नहीं चलता, लेकिन तैयार करते हैं, सबकॉन्शियस में वो चल रहा होता है, वो सब टेक्स्ट तैयार करते हैं। तो जब आप कुछ बोलेंगे तो वो इट कम्स नेचुरल। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी हम जैसे बेसिक भी बोल दें इंकलाब जिंदाबाद, तो जब तक आप मानेंगे नहीं कि उनको नहीं पकड़ेंगे उन फ्रीडम फाइटर्स को कि क्यों, मतलब किस परिस्थिति में थे इंकलाब जिंदाबाद, तो कहा क्यों, हाँ क्यों कहा, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ना। जैसे हमने किसी फ्रीडम फाइटर का हमने कोई किया था, तो उन्हीं की एरिया में किया था, तो यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। वो पढ़ना पड़ेगा, समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ो ही ना, सिर्फ स्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट रहो, अपने डायलॉग्स देखो। नहीं, आप एक अच्छा एक नाटक तैयार करने के लिए आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आप समझते हो कि एक केस का एग्जाम क्लियर करने के लिए IAS का एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा कि स्क्रिप्ट पे काम करते हुए सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़नी है, उसके साथ जो भी परिवेश में कनेक्टेड चीज़ें हैं उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप एक किरदार को जीवित कर पाते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी। आपको मेंटली यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर यू लाइक इनएक्ट एनीथिंग। आप सिर्फ फिजिकली हाँ सिर्फ फिजिकली आप जा रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो कर भी लेंगे बट उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। आप एक्चुअल से जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी बलविंदर सिंह जी। उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी नाटक पे काम करते हैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट में अपने ही रोल पे ध्यान मत दीजिए, पूरी स्क्रिप्ट तो पढ़िए और साथ में जो कनेक्टेड चीज़ें हैं उस पर जितना भी लिटरेचर आपको अवेलेबल होता है उस पर भी ज़रूर नज़र डालिए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।